हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है आईआईटी जेईई और नीट की एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनीशन से कि आखिर फ्रिक्शन की डिफिनीशन क्या है। Whenever an object moves or tends to move on a rough surface, then the component of contact force parallel to the rough surface tries to oppose the relative motion or tendency of relative motion of the object with respect to the contact surface This property of the surface is known as friction. This property of the surface is known as friction. And the force which resists the relative motion is known as friction फोर्स। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए डिफिनीशन कहना क्या चाहती है। ये कहना चाह रही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस पे मूव करती है या टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, तब क्या होता है कि एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है जो कि उस रिलेटिव मोशन उन रफ सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उनको अपोज करता है। ट्राइज टू अपोज द relative motion or tendency of relative motion between the contact surface। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको प्रैक्टिकल व्यू में कैसे। जैसे सपोज दैट क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, एक ये मेरा रफ सरफेस है, हाथ मेरा हैंड मतलब रफ सरफेस है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, रफ सरफेस पे मूव करने की कोशिश कर रही है। तो रफ सरफेस और क्या कहते हैं इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कहते हैं एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो चाहेगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो अगर ना करे। तो फ्रिक्शन का बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं उनके बीच के रिलेटिव मोशन को इंड करना चाहता है, या उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन को नहीं होने देना चाहता है। तो सिंपल वे में फ्रिक्शन के बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है। इस डिफिनीशन को एकदम सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रिक्शन का एकदम सिंपल सी एक मतलब कि समझ ये है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस।
यही एक बेसिक क्या कहते हैं समझ है फ्रिक्शन की। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन जो है अपोज करेगा रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, और ये प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस होती है। चलिए हम लोग समझते हैं कि मतलब कि फ्रिक्शन का एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं फ्रिक्शन क्या करता है। सपोज दैट, मान लीजिए सपोज दैट ये एक रफ सरफेस है, मान लीजिए कि इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की ओर तक लगेगा, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मान लीजिए कोई एक एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे है, एक एक्सटर्नल एजेंट है, वो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई भी फोर्स यहाँ पे ना होता, सपोज दैट कोई फोर्स यहाँ पे ना होता और सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या कहते हैं लग रहा होता, तो क्या होता, हम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम और ब्लॉक हम ड्रा कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होता और वेट नीचे की ओर लग रहा होता, और इसमें क्या कहते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार एक्सटर्नल जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता उसी डायरेक्शन मोशन होने के क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी होती, मतलब कि टेंडेंसी होती। ये बॉडी इस साइड मूव करने की कोशिश कर रही होती, अगर ये बॉडी इस साइड मूव कर रही होती तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता कि ये रफ सरफेस में ये बॉडी की साइड मूव करने की कोशिश, राइटवर्ड डायरेक्शन मोशन करने की कोशिश करती, या टेंडेंसी ऑफ मोशन, या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, या रिलेटिव मोशन इसी डायरेक्शन में होता जिस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किसके अनुसार, न्यूटन सेकेंड NLM सेकेंड लॉ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सेकेंड लॉ के अनुसार जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगता उसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होता या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होती। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन अगर करता तो क्या होता कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या करता है, इनके बीच जो ये सरफेस और इस ब्लॉक और इस रफ सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन अगर कर रहा है उसको क्या करना है, इंड करने की कोशिश करता, मतलब अपोज करता, मतलब वो ना चाहता कि कभी भी क्या कहते हैं इन दोनों सरफेस से जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन अकर करे। तो एक फोर्स जो फोर्स लगता वो फोर्स कौन लगाता, कॉन्टैक्ट सरफेस वो रफ सरफेस लगाता, किस डायरेक्शन लगाता, टू अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर साइड मूव करता, इधर साइड मूव करने की कोशिश होती तो फ्रिक्शन फोर्स किधर साइड लगेगा, अपोज करने की कोशिश करती, जिस डायरेक्शन में क्या कहते हैं रिलेटिव मोशन होता उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट लगता। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इधर साइड लगता। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या था, इस जो रिलेटिव मोशन हो रहा है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है उसको क्या कहते हैं अपोज करने का काम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, यदि मान लीजिए कोई बॉडी है, सपोज दैट कोई बॉडी है किसी रफ सरफेस पे रेस्ट कंडीशन पे रखी है, सपोज दैट कोई बॉडी है किसी सरफेस पे रेस्ट कंडीशन पे रखी है। मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है मास m की, ये रफ सरफेस पे रखी है, रफ सरफेस पे रखी है। तो क्या इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, और इसका वेट डाउनवर्ड लग जाएगा, डाउनवर्ड वेट लग जाएगा। ये रेस्ट कंडीशन पे रखी हुई है, रेस्ट कंडीशन पे रखी हुई है। इसका मतलब क्या है, नो रिलेटिव मोशन,
आर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब है कि ये कॉन्टैक्ट सरफेस, देखिए ये कॉन्टैक्ट है ना, ये इनका कॉन्टैक्ट सरफेस है। ठीक, ये ब्लॉक है, ब्लॉक और ये रफ सरफेस के बीच में ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है जब रेस्ट कंडीशन पे, और ना ही टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन कब होता है? जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या इस समय इसमें कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता? तो आंसर क्या होगा इसका? नो। इज देयर एनी, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट, इज देयर एनी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इन दिस कंडीशन? Answer is no. Why? Since there is absence of relative motion or tendency of relative motion, then there is no meaning of friction force. Means जब कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अगर नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, between the contact surfaces, then the friction force tries to oppose the relative motion or tendency of relative motion between the contact surfaces, but there is absence of relative motion or tendency of relative motion. That's why there is no friction force acts on this condition. Suppose that अगर मान लीजिए कोई कहे कि हाँ लगेगा, चलिए मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे लगता है, मान लीजिए कि हमने मान लिया कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स अभी भी लगेगा, मान लीजिए मान लेते फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। Suppose that friction force act, if suppose that friction force act, चलिए मान लीजिए हम लोग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, इस कंडीशन पे भी एक्ट कर रहा है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं बॉडी का। ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये वेट लग रहा है, ये वेट लग रहा है। अगर मान लीजिए सिंस क्या कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन पे, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा, वर्टिकल बॉडी ऊपर तो जा नहीं रही है, इसका मतलब क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है फोर्स बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, है ना। और कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, फिर भी हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो किस डायरेक्शन में लगाएंगे? मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति कहे कि इस डायरेक्शन में लगाएं, मान लो कोई भी स्टूडेंट बोले कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा दीजिए, ये मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स लगा दिए, तो देखिए जब ये इस डायरेक्शन में आप फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे ना, तो देखिए इस डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाएगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे होगा? नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स क्या कहते हैं इस डायरेक्शन पे लगेगा, इस डायरेक्शन पे लगा दें, तो देखिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग गया, तो क्या ये बॉडी रेस्ट कंडीशन पे रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि कभी भी जब भी कोई एक बॉडी रेस्ट कंडीशन पे रखी है, कोई भी मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या ऑब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मतलब है कि कभी भी उस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन फोर्स तब आएगा जब क्या कहते हैं व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। बट हियर बॉडी रेस्ट कंडीशन में कोई रिलेटिव मोशन छोड़ो, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी नहीं है, तो रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो कोई फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता और कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। यदि सपोज दैट देखिए अगर कोई स्टूडेंट ये पूछे कि नहीं हम मानते हैं कि आप प्रूव करिए कि क्या कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, या कोई स्टूडेंट ये बोले कि नहीं हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करिए। बॉडी को मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया,
जब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम किया, स्टूडेंट ने बोला कि नहीं सर क्या कहते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर आप राइटवर्ड डायरेक्शन लगा देंगे, और आप ये ध्यान से रखिएगा कि आप ये ध्यान से देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में है, मतलब ये ऑब्जेक्ट ना ही क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन कर रहा है और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में भी बैलेंस, ऑब्जेक्ट को जो फोर्स लगा है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस्ड है और अपवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस्ड है। मतलब ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। बट यहाँ पे क्या कहते हैं जब आप फ्रिक्शन फोर्स लगा देंगे, कोई स्टूडेंट बोल दे कि नहीं सर अभी भी फ्रिक्शन लगेगा, तो चलिए आप बताइए किस डायरेक्शन में लगेगा, हम डायरेक्शन भी नहीं बता सकते। और दूसरी बात, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं जाएगी अगर आप फ्रिक्शन फोर्स लगा देते हैं रेस्ट कंडीशन पे भी, है ना। तो इसलिए जब भी कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होगी तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए क्या कहते हैं बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, या तब क्या होगा, उस समय फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, कितने अमाउंट का फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो सब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में, अगले मतलब कि अगले को डायग्राम में सीखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए ये एक रफ सरफेस है, ठीक है, ये एक रफ सरफेस है, ये एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये एक्सटर्नल एजेंट हैं जो कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं इस ब्लॉक का। तो हम जानते हैं कि एक नॉर्मल रिएक्शन एबव की ओर ऊपर की ओर लगेगा और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है टाइम डिपेंडेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, मतलब कि टाइम के साथ हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करेंगे और देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कितने अमाउंट का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है वो टाइम डिपेंडेंट फ्रिक्शन फोर्स है, वो टाइम डिपेंडेंट एक्सटर्नल फोर्स है, टाइम डिपेंडेंट एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, एलएलएम सेकेंड लॉ के अनुसार जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा। मतलब इस डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो टेंडेंसी ऑफ मोशन रिलेटिव मोशन आर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन यही होगा, इस डायरेक्शन में होगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखिए ये काज है, जो ये इफेक्ट है, इस फोर्स का क्या इफेक्ट है बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन पे, ये देख रहे हैं हम लोग। ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, देखा कि क्या कहते हैं इस फोर्स का क्या इफेक्ट आ रहा है स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी पे या ब्लॉक पे। देख रहे हैं कि रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन भी राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये इस फोर्स का इफेक्ट है, ये इफेक्ट है ऑन द ब्लॉक ऑफ द बॉडी। चलिए हम इस बॉडी को इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। चलिए ड्रा करता हूँ FBD ऑफ द ब्लॉक और हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। मान लीजिए ब्लॉक को मैंने ड्रा कर दिया, ये नॉर्मल रिएक्शन अबव की ओर लग रहा है और ये इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है और मैं एक्सटर्नल फोर्स इधर साइड से लगा रहा हूँ जो कि टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे, फंक्शन ऑफ टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। मान लीजिए सपोज दैट क्या कहते हैं, मैं एक वो टेबल बनाता हूँ, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, मैं एक टेबल ड्रा करता हूँ, बस हमको समझना है टेबल के अनुसार से, टेबल से।
ये इफेक्ट टनल का है, फोर्स है। इफेक्ट ऑफ एफ एक्सटर्नल ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक, ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। चलिए मैंने एक टेबल ड्रा किया है। ठीक है, चलिए मैंने एक टेबल ड्रा किया। पहले देखें टेबल में ड्रा किया कि टेबल में मैंने लिखा क्या क्या है, पहले वो समझिए। हम लोग करेंगे क्या, हम इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट है। कैसा है, टाइम डिपेंडेंट, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम। एफ एक्सटर्नल मैं लिखे दे रहा हूँ, टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ हम लोग क्या कहते हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करेंगे और इफेक्ट देखेंगे ऑन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक। और फिर हम ध्यान देखेंगे कि मतलब नेचर क्या है, कौन सा नेचर का क्या कहते हैं, नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन, मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, चलिए सपोज दैट मैं क्या कहते हैं, इस पे क्या कहते हैं, फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैंने एकदम इनिशियल कंडीशन में कोई भी फोर्स मैंने लगाया ही नहीं था, मतलब एफ एक्सटर्नल 0 था। जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा तो बॉडी ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीटली क्या रेस्ट कंडीशन पे होगी। और जब बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होगी तो क्या बॉडी किस कंडीशन पे होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी। बॉडी किस कंडीशन में होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी। और फोर्स भी क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, मतलब ना ही रिलेटिव मोशन होगा, ना ही नाइदर, मतलब कि क्या होगा, नाइदर प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव मोशन और नार द प्रेजेंस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दैट्स वाई देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन या नो फ्रिक्शन एक्ट, कोई भी फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये जो पहले केस बताया था कि जब क्या कहते हैं ब्लॉक रेस्ट कंडीशन पे था, जब ब्लॉक रेस्ट कंडीशन पे था और कोई भी एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगा रहा था, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ना तो रिलेटिव मोशन था और ना ही क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन था। तो इसका सिंपल सी बात है कि कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। अब मैं धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ। मैंने 1 न्यूटन लगाया, सॉरी वो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मैं 1 न्यूटन लगा रहा हूँ। अब देख रहा हूँ अभी बॉडी जो है रेस्ट कंडीशन पे है, अभी बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। चलिए मैं देखता हूँ, अब हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या होगा। मैं इस ब्लॉक को उठा के बाहर ले आया और इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया। इस ब्लॉक को उठा के बाहर ले आया और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किया। देखा कि मैंने इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जर्व किया कि स्टेट ऑफ मोशन के कैसा रहा। अगर देखा कि अगर न्यूटन लॉ सेकंड मोशन के अनुसार, एनएलएम सेकंड लॉ के अनुसार, ध्यान रखिएगा, एनएलएम सेकंड लॉ के अनुसार ये होना चाहिए था, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होना चाहिए था या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए था, मतलब इसी डायरेक्शन में बॉडी का रिलेटिव मोशन होना चाहिए था। इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन को इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होना चाहिए था, क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, अनबैलेंस्ड फोर्स है, रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन मोशन करना चाहिए था बॉडी को। बट बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है। बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई, मतलब बॉडी क्या है, हमें इफेक्ट क्या दिखा हमको, रेस्ट कंडीशन पे, मतलब रिलेटिव मोशन है ही नहीं और बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई इक्वल, कोई एनएलएम सेकंड लॉ के अनुसार, न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ के अनुसार, इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फोर्स जरूर लग रहा होगा, जो कि इसके एक्सटर्नल जो फोर्स का इफेक्ट है उसको क्या कर रहा होगा, उसको क्या कहते हैं, काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। काउंटर बैलेंस मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट क्या है, रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कराना या इसको मोशन में लेके जाना, बट इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। कौन कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स है ना जो इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, तभी ये बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है। अदरवाइज अगर काउंटर बैलेंस ना करता, ये बॉडी मोशन कंडीशन पहुंच जाती, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन अगर करता है, पर ही बॉडी रेस्ट कंडीशन में।
रेस्ट कंडीशन में, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा होगा, जो ऐसा फोर्स जो क्या कहते हैं रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ऐसे फोर्स क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। पहली बात। दूसरी बात, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या, इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? इस फ्रिक्शन फोर्स के लगने के कारण, इस फ्रिक्शन फोर्स के लगने के कारण बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में इफेक्ट क्या आ रहा है? रेस्ट कंडीशन पे है। बॉडी किस कंडीशन पे है? रेस्ट कंडीशन पे है। पहली बात, फ्रिक्शन फोर्स किधर साइड लगेगा? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा ना, इसीलिए अपोजिट इक्वल और इक्वल अमाउंट का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ये चलिए मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये लग रहा है, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। पर इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये बॉडी किस कंडीशन पे है? रेस्ट कंडीशन पे है। इसलिए जो मतलब कि जब क्या कहते हैं किसी बॉडी पे, जब किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी रेस्ट कंडीशन पे रहे, बॉडी रेस्ट कंडीशन पे रहे, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी पे लग रहा होता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कैसा, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन के बराबर। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि बैलेंस करना है ना, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में है ना, तो कंप्लीटली बैलेंस होना चाहिए ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है। और क्या लग रहा है? 1 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या कोई एजेंट लगा रहा है या अपने आप आया? ये अपने आप आया। कौन लगा रहा है? रफ सरफेस लगा इसको। इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सेल्फ एक्टिव फोर्स होता है, सेल्फ एक्टिव फोर्स होता है provided by the rough surface, provided by the rough surface। पहला पॉइंट किसके बारे में? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, मैंने बढ़ाया, फोर्स को बढ़ाया, मैंने अब कर दिया 4 न्यूटन कर दिया। मैंने 4 न्यूटन के अमाउंट का फोर्स लगाया। अभी बॉडी किस कंडीशन में देखा मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स बढ़ा दिया। अब क्या लगा रहा हूँ? 4 न्यूटन का लगा रहा हूँ फोर्स। ठीक है, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। देखा, ऑब्जर्व किया इसके मोशन पे, देखा अभी बॉडी किस कंडीशन पे है? रेस्ट मोशन पे, रेस्ट कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब अभी भी जो मतलब कि कोई ना कोई इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक वो 4 न्यूटन को काउंटर बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब है कि हम अगर यहाँ 4 न्यूटन लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी अपना 4 न्यूटन का हो गया, तभी तो काउंटर बैलेंस करेगा, बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होगी, है ना। हाँ, तो ध्यान रखिए, ये एफ स्टैटिक क्या हो गया? फिर से एफ स्टैटिक क्या हो गया? 4 न्यूटन हो गया। मैं फोर्स फिर बढ़ा रहा हूँ, मैं 8 न्यूटन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, 8 न्यूटन मैंने किया, 8 न्यूटन किया, देखा, ऑब्जर्व किया स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक में। जब 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं अब 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। अब देखते हैं, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया और देखा ऑब्जेक्ट अभी भी क्या कहते हैं? रेस्ट कंडीशन पे है। अभी भी ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पे है? रेस्ट कंडीशन पे है। रेस्ट कंडीशन पे मतलब अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया? 8 न्यूटन का लगा दिया, 8 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है। मैंने फोर्स लगाया था राइटवर्ड डायरेक्शन में, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसने अपना अमाउंट 8 न्यूटन कर लिया। क्यों? क्योंकि काउंटर बैलेंस करने के लिए तभी तो वो बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, अदरवाइज बॉडी मोशन कंडीशन में पहुंच जाती है कि नहीं, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स हो जाता। अगर मान ली सपोज दैट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अमाउंट का लगने लगता, सपोज दैट 9 न्यूटन का लगने लगता, तो बॉडी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मोशन कर लेती। क्यों? क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाता है? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो जाता कि नहीं हो जाता? तो बॉडी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मोशन कर लेती। पर अभी भी हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है। बॉडी किस कंडीशन पे है? रेस्ट कंडीशन पे। इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपना मैग्नीट्यूड कितना कर लिया? 8 न्यूटन। देखिए
यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि जब रेस्ट कंडीशन पे होता है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है वो कैसा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड देखिए, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपना मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन कर लिया। जब हमने एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में रखना चाहता, जिसके पास बॉडी रेस्ट कंडीशन में, उसने अपने अमाउंट को क्या कर लिया, 4 न्यूटन कर लिया। जब मैंने 8 न्यूटन लगाया, बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन में है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो अभी भी क्या कहते हैं, 8 न्यूटन हो गया। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है कि नहीं, अपने आप एडजस्ट कर लेता है कि नहीं कर लेता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा वो बता दिया हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के जो पॉइंट्स हैं, वो पहला पॉइंट है कि सेल्फ एक्टिव है। सेल्फ एक्टिव मतलब अपने आप लगता है। कौन लगाता है, प्रोवाइड कौन करता है, रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड को वैल्यू और बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। थोड़ा मैं ये रफ इसको ड्रा करता हूँ, उसका फिर मैं इसको हटाता हूँ, उसका फिर से ड्रा करते हैं डायग्राम को, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये था, ये यहाँ तक रहने देते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, उतना रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ये ब्लॉक है, ये रफ सरफेस है, ये ब्लॉक है एम मास का, ये रफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। ठीक, चलिए न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के अनुसार जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा। तो चलिए ये इस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, है ना। चलिए इस डायरेक्शन में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, अब तक 8 न्यूटन तक लगा चुके थे। मान लीजिए सपोज दैट मैं क्या कहते हैं फोर्स अब लगा रहा हूँ 14.99 न्यूटन का, 14.99 न्यूटन का। मैं इस बॉडी का फ्री, ये ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये नॉर्मल एक्शन, ये इसका वेट एंड ये भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसका इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट है। ठीक है, काज एंड इफेक्ट, ये काज है, इसका इफेक्ट है रिलेटिव मोशन का। ठीक है, चलिए मैं लिख के दे रहा हूँ इसको, ये रिलेटिव मोशन का इफेक्ट, सॉरी इसका एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट है, या रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इसी डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। चलिए मैंने फोर्स लगाया 14.99 न्यूटन का, 14.99 न्यूटन का। ठीक है, 14.99 न्यूटन का, और मैंने देखा गया, ऑब्जर्व किया, फिर से ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया कि अभी भी बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। अभी बॉडी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। इसका मतलब है अभी भी रिलेटिव मोशन नहीं है, बॉडी अभी किस कंडीशन पे है, रेस्ट कंडीशन पे। मतलब कोई ना कोई काउंटर, मतलब कि वही है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस समय भी, क्योंकि वो बैलेंस कर रहा होगा इसके अमाउंट, मतलब इसके इफेक्ट को, और उसका अमाउंट कितना होगा, डिक्टो एफ एक्सटर्नल फोर्स के वैल्यू के बराबर होगा। तो अभी भी बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन पे है, और फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 14.99 न्यूटन। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ, फोर्स बढ़ा रहा हूँ, टाइम के साथ फोर्स बढ़ा, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट फोर्स लगाया हुआ हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बट
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैंने बढ़ाया और मैंने 15 न्यूटन फोर्स किया, मैंने इसका मैग्नीट्यूड का फोर्स कर दिया 15 न्यूटन। 15 न्यूटन कर दिया और मैंने देखा, इफेक्ट देखा कि इस फोर्स का इस बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में क्या इफेक्ट है। जब मैंने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, जब मैंने इस पर 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, ध्यान देखिए कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया है, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब मैं 15 न्यूटन का इसमें फोर्स लगाता हूँ तो देखता हूँ कि क्या होता है। मैंने इसको ऑब्जर्व किया, देखा ये बॉडी जो है ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मोशन पे है। मतलब मैंने देखा कि अगर मान लो इस बॉडी पे, देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझिए पहले चीज़ को, यहीं से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक का। यहीं से हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है। देखा मैंने कि जैसे मान लीजिए बुक, ये क्या कहते हैं, ब्लॉक था, ये मेरा, ये जो रफ सरफेस है ये मेरा हैंड है और ये जो ब्लॉक है ये बुक है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं। मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स, जब अभी जैसे रेस्ट कंडीशन पे है, ना तो ये ऊपर साइड मूव कर रही है ना डाउनवर्ड, ना इधर ये मतलब ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन मोशन हो रहा है ना इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, दो फोर्स लग रहा होगा, एक एक देखिए जो हमने ये पढ़ा है सब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इसका मेरे हैंड के थ्रू, मेरे हैंड के द्वारा इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा। ये बॉडी ना तो ऊपर मोशन कर रही है ना नीचे मोशन कर रही है, और साथ ही साथ मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया ना। बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे और बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होगी, जब हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे और बॉडी रेस्ट कंडीशन पे होगी, मतलब कि उसमें अब्सेंस ऑफ रिलेटिव मोशन या अब्सेंस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, है ना। उस समय कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ही तभी करेगा जब क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन प्रेजेंस होगा बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस। और सिंस यहाँ पे बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, सिंस ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, तो इसमें कोई टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैं इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी भी देखिए बॉडी किस कंडीशन पे है, 1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, अभी भी बॉडी किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे। इसका मतलब है कि कोई न कोई इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का फोर्स लग रहा होगा, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा कि नहीं काउंटर बैलेंस कर रहा होगा उसके इफेक्ट को। तो इस डायरेक्शन में ये जो ब्लू मार्कर है, ये मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कितने अमाउंट लग रहा होगा, 1 न्यूटन का लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अभी भी रेस्ट कंडीशन पे है। मैं 4 न्यूटन का लगाया, 4 न्यूटन को लगा रहा हूँ, अभी भी जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, 4 न्यूटन का ही लग रहा है ना। मैंने 8 न्यूटन का लगाया, अभी बॉडी रेस्ट कंडीशन में, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का ही बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है ना। जब मतलब कि वेन, ये ध्यान रखिएगा, जब कभी क्या कहते हैं किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी भी देखिए बॉडी रेस्ट कंडीशन पे, देखिए बॉडी रेस्ट कंडीशन पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, 8 न्यूटन ही लग रहा है। मैंने क्या कर दिया, 14.99 न्यूटन कर दिया, अभी बॉडी रेस्ट कंडीशन पे, अभी बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, कितने न्यूटन का लग रहा होगा, 14.99 न्यूटन का। देखिए ये मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, पर ये जो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये सेल्फ एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, कौन लगा रहा है, ये मेरा हैंड लगा रहा है, या रफ सरफेस लगा रही है इस बॉडी पे, है कि नहीं। इसलिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि सेल्फ एक्टिव फोर्स होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, बाय द रफ सरफेस, है ना। देखिए जितने अमाउंट में बढ़ा रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स है, अपना आप ये भी क्या कहते हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने अमाउंट उतने अमाउंट इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट कर ले रहा है कि नहीं। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर हो गया, दूसरा पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 15 न्यूटन लगाया, सपोज दैट 15 न्यूटन लगाया, कितना लगाया, 15 न्यूटन लगाया। अभी भी मैंने देखा इस ब्लॉक में मैंने 15 न्यूटन का लगाया। देखिए ये वाला कंडीशन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, समझिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैं ब्लॉक में 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, पर अभी बॉडी देखिए किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन पे। बॉडी किस कंडीशन पे, रेस्ट कंडीशन में।
इसका मतलब है अभी भी कौन सा फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसका अमाउंट कितना होगा, 15 न्यूटन होगा। पर जैसे ही मैं 15 से 15.01 या 15.001 न्यूटन कर देता हूँ या 15.003 न्यूटन कर देता हूँ, मतलब हल्का भी अमाउंट बढ़ाता हूँ, तो बॉडी क्या करने लगता है, मोशन करने लगती है। देखिए मैंने 15 था, मैंने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मोशन नहीं कर रही है। पर जैसे ही 15 से हल्का भी मैंने बढ़ाया मोशन, जैसे ही मतलब कि अमाउंट बढ़ाया, बॉडी मोशन करना शुरू कर दी, है ना। मतलब 15 न्यूटन में क्या है, ये एक लिमिट है ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मसल। मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मसल क्या हुआ कि अगर 15 न्यूटन से अगर हल्का भी तुमने मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगा दिया, कि बॉडी स्लाइड करने की कंडीशन पे आ गई, मतलब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इसका जनरेट होने वाला है। अगर हल्का ये मैक्स मतलब कि हल्का भी इससे अमाउंट अगर तुमने बढ़ा दिया, अगर मान लो 15.001 न्यूटन भी कर दिया ना, तो ये बॉडी किस कंडीशन पहुंच जाएगी, स्लाइड करने लगेगी। जो भी रेस्ट कंडीशन पे है वो रेस्ट कंडीशन इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये बॉडी किस कंडीशन पहुंच जाएगी, स्लाइडिंग मोशन हो जाएगी। इसका मतलब कि जो 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है उस समय ये बॉडी रेस्ट पे है, पर ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मोशन, मतलब हल्का भी तुमने फोर्स बढ़ाया तो बॉडी स्लाइडिंग मोशन करने शुरू कर देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब 15 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहे थे, ये बॉडी रेस्ट कंडीशन पे थी या ऑन द वर्ज ऑफ रेस्ट कंडीशन पे थी, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, 15 न्यूटन ही लगेगा। 15 न्यूटन ही लगेगा ना, क्योंकि बॉडी रेस्ट कंडीशन पे, और उस समय जो फोर्स लग रहा होगा कैसा फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। और उस अभी बॉडी किस कंडीशन पे है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब हल्का भी मतलब देखा मैंने किस कंडीशन पे, इसका कंडीशन क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो वो स्टैटिक ना होकर काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा, काइनेटिक नेचर हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा, काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये फोर्स लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 न्यूटन। काट दो, रोक दे वीडियो, रोक दिए वीडियो। हाँ, ये ब्लॉक है, मैं 15 न्यूटन का इसमें फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, इस समय बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। ऑन द वर्ज मतलब कि हल्का भी फोर्स मैंने बढ़ाया, 15 से 15.01 कर दिया या 15.01 न्यूटन कर दिया, 15.002 या 15.001 न्यूटन कर दिया, तो ये बॉडी क्या कर देगी, मोशन करने में आ जाएगी। उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसको बोलेंगे एफएस मैक्स, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस मैक्स। इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 15 न्यूटन। मतलब इस समय जो मतलब ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो एफएस मैक्स होगा, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, या इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे ही मैंने 15 से हल्का भी अमाउंट ऑफ न्यूटन बढ़ा दिया, 15.001 न्यूटन मैंने कर दिया, ये बॉडी क्या करने लगी, स्लाइडिंग करने लगी, बॉडी करने लगी स्लाइडिंग या मोशन करना शुरू कर दी। और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो काइनेटिक नेचर का लग रहा होगा। किस नेचर का लग रहा होगा, काइनेटिक नेचर का लग रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, काइनेटिक नेचर का लग रहा होगा। तो अच्छा देखिए, आखिर एफएस मैक्स, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। एफएस मैक्स जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो उसका अमाउंट कितना अमाउंट का लग रहा होगा बॉडी पे, वो देखते हैं। एफएस मैक्स के बारे में देखते हैं।
उस जब ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मोशन पे है उस समय एफ एस मैक्स लग रहा है, इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड के बारे में हम देखते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अनुसार, जो कि मतलब कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, देखा गया कि मान लीजिए सपोज दैट ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है, ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग में है, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, मतलब हल्का भी अमाउंट अगर आप फोर्स बढ़ा दिए ये बॉडी स्लाइडिंग मोशन करना शुरू कर देगी। उस समय जो स्टैटिक जो उस समय जो फोर्स लग रहा है एफ एस मैक्स लग रहा है, एफ एक्स मैक्स लग रहा है। तो ये देखा गया है कि जो एफ एस मैक्स है, जो एफ एस मैक्स है, एफ एस मैक्स की जो वैल्यू है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अनुसार। एफ एस मैक्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाता हूँ तो क्या आएगा, एफ एस मैक्स जो है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा ध्यान रखिएगा ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कंडीशन पे ये ध्यान रखना है जो एफ एक्सटर्नल होता है वो एफ एस मैक्स के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ही आपने एफ एक्सटर्नल एफ एस मैक्स से बढ़ा दिया, मतलब उससे ज़्यादा अमाउंट का लगा दिया, उस समय ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मोशन, इस बॉडी में मोशन शुरू हो जाएगा या रिलेटिव मोशन अकर करना शुरू कर देगा। और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो किस नेचर का होगा, काइनेटिक नेचर का होगा। वो भी अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन को नहीं होने देगा। वो चाहेगा कि रिलेटिव मोशन बॉडी के अंदर ना अकर करे, मतलब कि कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन अकर ना करे। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन, अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा काइनेटिक नेचर का होगा, उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन, वो एफ अपोजिट डायरेक्शन हो गए काइनेटिक। और इस यही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अनुसार एफ काइनेटिक देखा गया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो भी नॉर्मल रिएक्शन का। जब इसको हटा, मतलब कि नॉर्मल वो क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आते हैं, तो एफ काइनेटिक जो होता है वो आता है म्यू के एन। म्यू को क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है। देखिए तो ये एक नया टर्म आया कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनको बोलते हैं, कंबाइंड बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो एक होता है म्यू एस, एक होता है म्यू के। ये कब लगेगा, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये दोनों डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस। और ये हमेशा याद रखेंगे
कि म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से क्या होती है, कम होती है। म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से क्या होगी, कम, ऑलवेज। ओके, ठीक है। चलिए अब अगले वीडियो में पढ़ते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मतलब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, और आगे पॉइंट जो होंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।